हेलो स्टूडेंट, आपका आर्यावर्त एजुकेशनल एकेडमी में वेलकम है। तो एक बार फिर हम नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे, जैसे हमारा जो है क्लास 10th की केमिस्ट्री जो है पढ़ रहे हैं और उसमें अभी तक हमने विभिन्न प्रकार के रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया है। जैसे आपको हम बता दें, प्रतिस्थापन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, अर्थात जितने भी प्रकार के टाइप्स के जो आपके रिएक्शन होते हैं वो सब कवर कर लिए हैं। और हम आपको बता दें कि पहले चैप्टर का जो रासायनिक अपक्रिया और उसके समीकरण था, इस चैप्टर का ये लास्ट थ्योरी पार्ट है, अर्थात यही लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया। और हम आपको बता दें कि ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में केवल समझेंगे, लेकिन यही चैप्टर जब आप 11th में जाएंगे तो इसका अलग से ही एक चैप्टर है। तो इसलिए अभी से क्या करिएगा, आप इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहिएगा और हमें विश्वास है कि आपको A to Z जो है समझ में आएगा। और तब फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछिएगा। तो चलते हैं, हम लेक्चर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया। अब ऑक्सीकरण की इंग्लिश होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन होता है, और रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अपक्रिया। तो सबसे पहले अब इसमें हम समझेंगे कि ऑक्सीकरण रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर हम आपके सुविधा के लिए लिख कर ले आए हैं कि जिसको भी नोट्स बनाना हो तो वो क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो अब देखिए, हमारा पहला टॉपिक आता है कि ऑक्सीकरण या उपचयन, इसी अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो अब इसमें देखो, जो आधुनिक नहीं, जैसे पहले की परिभाषा है, पुरानी परिभाषाओं के अनुसार ऑक्सीकरण की परिभाषा भी हम बता रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, पूरा जो है बताया जाएगा। तो अब देखो, ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया में क्या होता है, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण करने या हाइड्रोजन परमाणु को त्यागने की प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि आपका पदार्थ जो है जब रिएक्शन करता है तो अगर वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, जैसे कोई पदार्थ है अगर वो ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण रिएक्शन कहेंगे, अर्थात ऑक्सीकरण अपक्रिया हुई। लेकिन अगर जो है वो हाइड्रोजन परमाणु को अपने में से निकाल रहा है, जैसे हाइड्रोजन परमाणु को चाहे निकाले या हाइड्रोजन परमाणु को क्या करे, चाहे ग्रहण करे, तो दोनों प्रकार की अपक्रियाएं क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। और जो आधुनिक परिभाषा है इसमें बताया जाता है कि जब किसी पदार्थ में से ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें से पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है, और उस अपक्रिया को हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कह देते हैं। ये सब बताया जाएगा। तो अब इसमें पहला समझ लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कार्बन, ले लिए, आपका कार्बन है, जब इसको हम वायु में जलाएंगे, जैसे कार्बन को वायु में जब जलाएंगे तो अब बताओ क्या बनेगा, कार्बन का मतलब कोयला ले लीजिए, उसको वायु में जलाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। तो अब यहाँ पर ये बताओ कि कार्बन धातु को जब वायु में जलाए तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। तो अब यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया फॉलो हो रही है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब ऐसा क्यों हुआ, अब यहाँ पर आप दिमाग लगाइए कि कार्बन परमाणु के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है, कार्बन परमाणु है, इसके साथ ऑक्सीजन परमाणु क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो आपका परिभाषा बताया गया कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण करने या हाइड्रोजन परमाणु को त्यागने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह दिए, ऑक्सीकरण कह दिए। तो यही अपक्रिया क्या कहला दी, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहला दी। तो ये एग्जाम्पल के रूप में आप दे सकते हैं। अब दूसरे रिएक्शन पर हम आते हैं, और ऑक्सीकरण का नाम जानते रहिएगा, इसको उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में उपचयन अभिक्रिया पूछा जाता है। अब दूसरा आता है कि अपचयन क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करने
या ऑक्सीजन परमाणु को त्यागने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। अब इसी के जस्ट अपोजिट रहेगा कि अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन परमाणु को निकाल दे और हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण कर ले, तो उस अपक्रिया को हम क्या कह देंगे, रिडक्शन रिएक्शन, अर्थात कह सकते हैं अपचयन अपक्रिया। तो अब इस अपक्रिया में क्या होगा, किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करने या ऑक्सीजन परमाणु को त्यागने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। अब जैसे हम आपको यही रिएक्शन बता देते हैं, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन से क्रिया कर दें, अर्थात कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म कर दें, तो यहाँ से क्या बनेगा, कॉपर बन जाएगा और प्लस क्या होगा, H2O जल बन जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो कॉपर अलग हो गया और H2O, जैसे आपको हम बता दें ये प्रतिस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। कैसे, यहाँ पर देखो कॉपर और हाइड्रोजन में कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है, जो हमारा लेक्चर पहले देखकर आए होंगे तो उनको हम एक क्रियाशीलता की श्रेणी बताए थे कि हाइड्रोजन के ऊपर कितने तत्व है, हाइड्रोजन के नीचे कितने तत्व है। तो कॉपर क्या होता है, हाइड्रोजन के नीचे होता है, और जब हाइड्रोजन के नीचे है तो हाइड्रोजन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अर्थात अपक्रियाशील है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और यहाँ पर क्या बना लिया, जल बना लिया। तो अब इसमें देखो इस अपक्रिया में क्या हो रहा है, यहाँ से देखो ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़कर क्या बनाया, जल बनाया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ा है और जल बनाया, तो ये कौन सी अपक्रिया होगी, ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन कॉपर से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकला है ना, यहाँ पर बताओ कॉपर, यहाँ पर क्या है, मान लो कॉपर ऑक्साइड है ये, तो अब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर अगर बनेगा तो इसमें से ऑक्सीजन परमाणु क्या हो रहा है, निकल रहा है। और जब ऑक्सीजन परमाणु निकलता है तो वो कौन सी अपक्रिया होती है, रिडक्शन होता है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन परमाणु को त्यागने की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, अभी हमने केवल क्या बताया है, डिफिनीशन बताया है, और इस अपक्रिया को हम क्या कह देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। अर्थात ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उस रासायनिक अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब आगे आपको समझाते हैं। तो जिसको नोट करना है, ये दोनों जो परिभाषा लिखा गया इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। अब इसमें देखो आगे आपको हम बता देते हैं एक टॉपिक, ऑक्सीकरण संख्या। जैसे इसमें हम आपको बता देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। अब इसमें देखो ऑक्सीडेशन नंबर इसमें होगा, तो ये तो आप जब 11th में जाएंगे तो वहाँ विधिवत पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम इस रिएक्शन को समझने के लिए कि कौन अपचायक होगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिडक्सिंग एजेंट होगा, तो ये सब समझने के लिए जब आप ऑक्सीकरण संख्या समझ लेंगे तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा। और पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से आप पढ़ते रहिए, मज़े से। देखो पढ़ाई के साथ आनंद से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगा, तो ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है किसी भी परमाणु के ऊपर टोटल आवेश, उसके पास चार्ज कितना है, वही क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या होता है। जैसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे किसी भी परमाणु, आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह के ऊपर जो आपका आवेश होता है वही क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे आपका यहाँ पर सोडियम लिख दिया जाए, यहाँ पर आपका मैग्नीशियम लिख दिया जाए, कॉपर लिख दिया जाए, तो अब इस अवस्था में आपसे पूछा जाए बताओ इन पर ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो आप कहिएगा, जानते रहिएगा कि जो मुक्त अवस्था में, अर्थात मुक्त अवस्था में आयन के रूप में नहीं पाए जाते हैं, उन पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। अर्थात यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। जैसे इस पर कोई आवेश है, आयन का मतलब क्या होता है, परमाणु या परमाणुओं के समूह जो आयन होता है वही क्या, आवेश। दो प्रकार का, कैटायन और एनायन होता है, धनात्मक और ऋणायन। तो अब यहाँ पर क्या है, 0 है। जैसे गैस हम Cl2 लिख दें,
और यहाँ पर Br2 लिख दें, N2 लिख दें, O2 लिख दें, तो ये सब भी क्या है, इस अवस्था में अभी इन पर क्या है, ऑक्सीकरण संख्या 0 है। तो अब इस पर देखो ये आपका हो गया, और इसके बाद क्या हो गया, इसी में जैसे यौगिक है आपका, जैसे आपका जब यही हम बता दें Na+ कह दिया जाए या Mg2+ कह दिया जाए, तो इन पर अभी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, इस अवस्था में बताओ इस पर आवेश कितना है, 1 है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, +1, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, +2 हो गई। तो जानते रहिएगा कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, वो धनात्मक, ऋणात्मक और भिन्न के रूप में भी हो सकती है। यहाँ पर संयोजकता से मैटर ना लीजिएगा, संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या में बहुत ही डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ पर समझो क्या होगा आगे। अब जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि आपको जैसे ये दे दिया जाए, जैसे कहीं कहीं पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, H2SO4 दे दिया गया और उसमें कह दे कि आप सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, कि सल्फर पर कितना आवेश होगा, ऑक्सीकरण संख्या बताओ। तो जानते रहिएगा कि कोई भी आपका यौगिक है, टोटल आवेश उस पर क्या होता है, 0 होता है। अगर यहाँ पर कोई आवेश लिखा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब उस पर जितना धनात्मक चार्ज है उतना ही क्या है, ऋणात्मक चार्ज है, तभी तो यौगिक का निर्माण हुआ है। जैसे NaCl है तो इस पर बताओ टोटल आवेश क्या होगा, 0। Na पर एक प्लस होता है, Cl पर एक माइनस होता है, दोनों मिलकर क्या हो गए, उदासीन हो गए। और इसके बाद आपका जैसे सोडियम सल्फेट हो गया, तो अब यहाँ पर क्या होता है, सल्फेट पर 2 माइनस और सोडियम 2 है और 2 प्लस, 1 प्लस होता है लेकिन 2 सोडियम है, तो 2 प्लस 2 माइनस मिलकर क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने में क्या किया जाता है, ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा और विश्वास है कि समझ में भी आ जाएगा। तो इसमें ये किया जाता है कि जिस परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ध्यान से गौर कीजिएगा बातों का, जिस संख्या का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको क्या लिखते हैं, X लिखते हैं। और इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि कुछ परमाणु होते हैं उन पर जो चार्ज होता है, जैसे आपको हम बता दें ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है, H पर क्या होता है, प्लस होता है, और Cl पर 1 माइनस होता है, और इसके बाद आपका फ्लोरीन 1 माइनस होता है, और आपको हम बता दें सोडियम पर 1 प्लस होता है, Mg पर 2 प्लस होता है, Al पर 3 प्लस होता है, Fe पर जो है कभी कभी 2 प्लस और Fe पर 3 प्लस होता है, कापर 1 प्लस, कापर 2 प्लस। तो ये सब क्या होते हैं, संयोजकता दिखाते हैं कि किन पर कितना चार्ज होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि किस प्रकार से होता है। तो अब यहाँ पर देखो, इतना नोट कर लीजिएगा। तो अब क्या करिएगा, टोटल इन पे जो और परमाणु बचे हैं जिनको हम पता है कि उन पर आवेश कितना होता है, तो उसको लिखिए। तो बताओ H पर क्या होता है, 1 प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस में लिखिएगा, लेकिन कितना H है, 2 H है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और प्लस यहाँ लगाइए, जैसे जोड़िए दोनों को, आवेश को टोटल। तो यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन पर बताओ कितना माइनस होता है, 2 माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो इसलिए 4 दूना क्या होगा, -8 हो जाएगा। और टोटल आवेश इस पर क्या है, 0 है, क्योंकि यौगिक है ना, तो टोटल आवेश 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 लिख दिए। तो अब इसको x की वैल्यू निकालो, तो 2 + x और प्लस माइनस क्या होता है, -8 बराबर 0। तो 8 में से 2 गया, कितना आया, -6 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, 6। इसका मतलब ये है कि इस यौगिक में जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या आई है, +6 आई है। तो इस प्रकार से आप ऑक्सीकरण संख्या को क्या करते हैं, निकालते हैं। अब जैसे आपको पूछ लिया गया कि कॉपर ऑक्साइड है, इसमें बताओ कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो वैसे आप बता सकते हैं ऑक्सीजन पर क्या होता है, कॉपर का X करिए, ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है, तो -2 बराबर 0, टोटल क्या है 0, तो X बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। CO3 2 माइनस में कार्बन की बताओ, तो अब यहाँ पर कार्बन को X मान लीजिए, और O पर 1 ऑक्सीजन पर -2, 3 ऑक्सीजन पर -6 बराबर, अब टोटल आवेश इसमें बताओ कितना है, -2, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, -2, तो X बराबर -2 और इधर जाएगा +6, तो X बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। अर्थात इस अवस्था में जो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है, +4 है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या निकालना आ गया होगा। अब इसमें देखो आपका हम बता देते हैं, ऑक्सीकरण संख्या तो क्लियर है ना। अब हम बता देते हैं आपको रेडॉक्स अभिक्रिया,
पहले हम आपको बता देते हैं आक्सीकारक पदार्थ, और दूसरा हम बता देते हैं अपचायक पदार्थ। अब इसमें देखो आक्सीकारक पदार्थ क्या होगा और अपचायक पदार्थ क्या होगा। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अर्थात आक्सीकारक पदार्थ, और इसको रिडक्सिंग एजेंट कहते हैं। तो अब इसमें यह समझिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब या आक्सीकारक पदार्थ का मतलब ये होता है कि ऐसा पदार्थ जो दूसरे को क्या करे, आक्सीकृत करे, अर्थात दूसरे पदार्थ का आक्सीकरण करवा दे और स्वयं क्या हो जाए, अपचयित हो जाए, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, आक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। जैसे आक्सीकारक, अब ध्यान से वर्ड को समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। आक्सीकारक, आक्सी का मतलब आक्सीकरण, कारक का मतलब करने वाला, अर्थात ऐसा पदार्थ जो आक्सीकरण का काम करवाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। तो ये जानते रहिएगा। और हम बता देते हैं कि किसी अभिक्रिया में अगर आक्सीकरण हो रहा है तो वह पदार्थ क्या कहलाता है, अगर अपचयन हो रहा है तो जो पदार्थ जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या कहलाता है, आक्सीकारक कहलाता है। क्योंकि अगर स्वयं अपचयित होगा तो दूसरे को क्या करेगा, आक्सीकृत कराएगा। और जानते रहिएगा अभिक्रिया में जो है अपचयन और आक्सीकरण दोनों प्रक्रियाएं जो है साथ साथ होती है, और जिस भी अभिक्रिया में साथ साथ होती है उसी अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि RED का मतलब रिडक्शन से RED लिया गया है और ऑक्सीडेशन से OX लिया गया है, और दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो इसी को हम क्या कह देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। तो ये परिभाषा हम लिखवा नहीं रहे हैं, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपचायक पदार्थ क्या होता है। तो अपचायक पदार्थ का मतलब क्या होता है, रिडक्सिंग एजेंट। तो अपचायक का मतलब अपचयन करवाने वाला पदार्थ, अर्थात ऐसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन करवा दे, उसे ही हम क्या कहते हैं, अपचायक पदार्थ कहते हैं। और जब दूसरे का अपचयन करवाएगा तो स्वयं क्या होगा, आक्सीकृत होगा, अर्थात स्वयं का क्या हो जाएगा, आक्सीकरण हो जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ क्या होते हैं। क्लियर है ना। तो आगे बढ़ सकते हैं, तो पढ़ाई करने के लिए तैयार रहिए। अब आगे हम बताते हैं क्या होगा। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें देखिए आपको हम बता देते हैं आक्सीकरण संख्या के आधार पर कैसे समझेंगे। आक्सीकरण संख्या के आधार पर क्या हम बता रहे हैं, आक्सीकरण अभिक्रिया। आक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब इसमें नोट कर लीजिए जो बातें हम बोल रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आक्सीकरण संख्या में अगर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ध्यान देकर पढ़िए मजा आएगा। आक्सीकरण संख्या में अगर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो उस पदार्थ का क्या होगा, आक्सीकरण होगा। और अगर आक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो उस पदार्थ का क्या होगा, अपचयन होगा। अब क्लियर हुआ। अब इसमें ये जानते रहिएगा अगर आक्सीकरण संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो पदार्थ का क्या होगा, आक्सीकरण होगा। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। और अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी, इसका मतलब नीचे की ओर आ रहा है, तो उस पदार्थ का क्या होगा, अपचयन होगा। ये दो बातें याद रखिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, पूरा डिटेल में समझ लिए, एक बार हम समरी कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए और इसी लेक्चर में जो है सब कुछ याद हो जाए, ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत ना हो। तो हम सबसे पहले आते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या था, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो। ये तो पुरानी परिभाषा है। और आधुनिक परिभाषा क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इसके बाद आता है अपचयन अभिक्रिया, क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन परमाणु बाहर निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्सिंग
अपक्रिया, रिडक्शन कहते हैं, या क्या कह सकते हैं, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, उसे ही हम क्या कह देंगे, रिडक्शन और रिएक्शन कह देंगे। अब इसके बाद हमने बताया कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का मतलब ये होता है किसी यौगिक में जिस परमाणु का निकालना हो उसको यक्ष मानिए, और इसके बाद जो परमाणु दिए गए हैं उनके ऑक्सीकरण संख्या को लिखकर कितना हुआ है और प्लस करके टोटल आवेश बराबर 0, अगर यौगिक है उस पर कोई आवेश नहीं है 0 कर दीजिए। तो इस प्रकार से, और इसके बाद बताइए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिडक्सिंग एजेंट क्या होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीकारक पदार्थ हुआ होता है जो स्वयं क्या हो, अपचयित हो और दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करवा दे, अर्थात ऑक्सीकरण करवा दे, तो वो ऑक्सीडाइजिंग पदार्थ होगा। और इसके बाद बताइए रिडक्सिंग एजेंट क्या होगा। तो रिडक्सिंग एजेंट का मतलब अपचयन करवाने वाला पदार्थ, अर्थात ऐसा पदार्थ जो स्वयं ऑक्सीकरण करवाए लेकिन दूसरे का क्या करवा दे, अपचयन करवा दे, तो वही क्या हो जाएगा, अपचायक पदार्थ हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अब हम इसके आगे क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे हम पहला एग्जाम्पल लिए हैं आपका कि कॉपर ऑक्साइड का H2 के साथ गर्म करना, कि जब हम कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, और ये क्या है, हाइड्रोजन, अर्थात कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो अब देखिए सब लोग कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म करो। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो ध्यान से समझिएगा, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, हम यहाँ पर कॉपर बना सकते हैं और प्लस क्या बना सकते हैं, जल बना सकते हैं। सिंपल हमारे दिमाग में ये आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, और रेडॉक्स अपक्रिया की डिफिनीशन लिख लीजिएगा। तो अब इसमें हमको बताना है कि किस पदार्थ का किस पदार्थ में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और किस पदार्थ का किस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये बातें समझनी है। तो सबसे पहले आप पुराने विचारधारा पर जाइए। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या था, ऑक्सीजन का योग, और अपचयन का मतलब क्या था, ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन का योग। तो अब यहाँ पर देखो, कॉपर ऑक्साइड से ही तो कॉपर बनेगा, पहले ये चीज़ डिसाइड कर लो। जैसे कॉपर का निर्माण कहाँ से होगा, क्या हम हाइड्रोजन से बनाएंगे कॉपर, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इससे कॉपर बना पाएंगे, सोचो, नहीं बनेगा। ये सब छोटी छोटी बातें जानते हैं। अब देखो कॉपर ऑक्साइड से ही कॉपर बनेगा, ये बना दिए, और हाइड्रोजन से किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, तो इसमें आने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है निकल रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। और इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से जल लाने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि अब क्या होगा सर। तो अब इसमें ये होगा कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, पहले ये देखो। तो ऑक्सीजन का ह्रास किस में होता है, रिडक्शन में, अर्थात अपचयन अपक्रिया में। तो हम यहाँ कहेंगे ये कौन सी अपक्रिया है, अपचयन है। और इसके बाद किस अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, वो आपका ऑक्सीडेशन में होता है। तो ये कौन सी अपक्रिया हो गया, ऑक्सीडेशन अपक्रिया हो गया। तो अब इसमें देखो, ये अपचयन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया, इतना तो हमको क्लियर हो गया। और इसी अपक्रिया को बताओ हम रेडॉक्स अपक्रिया कह सकते हैं ना, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही रिएक्शन में हो रहा है, इसलिए क्या कह देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अभी इसी पर हम रुकेंगे नहीं। अब इसमें आप बताओ कौन आपका अपचायक पदार्थ है, अपचायक पदार्थ, अर्थात ऐसा पदार्थ जो अपचयन करवाए। तो अब इसमें बताओ कौन सा पदार्थ अपचयन करवा रहा है। अगर हाइड्रोजन ना होता तो क्या ऑक्सीजन को ये खींच पाता, जैसे ऑक्सीजन निकलता, यहाँ पर हाइड्रोजन आने के नाते ही तो ऑक्सीजन निकला, और जब ऑक्सीजन निकला तभी तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कौन जिम्मेदार है, हाइड्रोजन जिम्मेदार है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आपका क्या है, अपचायक पदार्थ है। ये क्लियर हुआ। और दूसरा हम क्या देखते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक पदार्थ। तो ऑक्सीकारक पदार्थ का मतलब ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीकरण कराने में सहयोग करे। तो अब यहाँ पर देखो कहाँ ऑक्सीकरण हुआ,
ये अभिक्रिया, जल से ये बना। तो अब इसमें बताओ कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकरण कराने में सहायता कर रहा है। तो अगर कॉपर ऑक्साइड ना होता तो क्या हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को ले पाता? नहीं ले पाता। और जब ऑक्सीजन नहीं जाता योग में तो क्या वहाँ पर ऑक्सीकरण क्रिया होती? नहीं होती। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो आपका कॉपर ऑक्साइड है, जो यहाँ पर क्या है कॉपर ऑक्साइड है, वो ऐसा पदार्थ है कि वो क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन करवा रहा है। इसलिए इसको हम क्या कह देंगे? ऑक्सीकारक पदार्थ कह देंगे। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्या होगा? ऑक्सीकारक पदार्थ। और इसी में हम शॉर्टकट में अगर समझाना चाहें तो आप ये जानते रहिएगा कि अगर जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, अपचयन, तो जानते रहिएगा अपचयन अगर हो रहा है तो उसका उल्टा होता है, ऑक्सीकारक पदार्थ होगा वो। उल्टा याद करिए, अगर अपचयन हो रहा है तो ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएगा, और अगर आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या? ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? अपचायक पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचायक पदार्थ। तो ये दोनों बातें शॉर्टकट में भी आप याद कर सकते हैं कि अगर अपचयन होगा तो ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकरण होगा तो अपचायक पदार्थ। तो दो बातें एकदम से आपको समझ में आ गई होगी। और हम आपको बता देते हैं कि इस प्रकार से आपको यहाँ समझाया गया है कि एक भी डाउट नहीं रहेगा, और फिर भी अगर रह जाता है तो कमेंट किस लिए है उसमें पूछिएगा। अब आगे हम समझते हैं। तो पहला रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा ना किस प्रकार से हुआ है। अब देखो हमारा दूसरा रिएक्शन क्या है? जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखिए? जिंक ऑक्साइड। हिंदी जरूर लिखिएगा, हिंदी मातृभाषा है हमारी। जिंक ऑक्साइड हो गया, और यहाँ पर क्या है? कार्बन के साथ क्रिया किया। तो जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा? जिंक बन जाएगा और प्लस CO बन जाएगा। और ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपको पता होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये बहुत ही विषैली गैस होती है, और इसके संपर्क में अगर हम आ जाएं ना तो स्वास्थ्य संबंधी अर्थात फेफड़े संबंधी बहुत से बीमारी हो सकते हैं। तो इससे दूर रहिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से। अब देखो जिंक ऑक्साइड, कार्बन, ये तो अब ध्यान दीजिए कि इसमें ये बताओ कि किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन, यही बताना है। तो जिंक ऑक्साइड पर किससे जाएंगे? जिंक पर गए, क्योंकि इसी से जिंक बना। कार्बन से कहाँ गए? CO पर गए। तो अब यहाँ पर देखो जिंक ऑक्साइड ने क्या किया? एक ऑक्सीजन को रिमूव किया, तभी जिंक बना। और कार्बन ने क्या किया? एक ऑक्सीजन को ग्रहण किया। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है वो क्या होता है? अपचयन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। और इसके बाद जिस रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन क्या होता है? योग होता है, वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे समझिए ध्यान से। अब देखो इतना हो गया ना, और यही अभिक्रिया क्या हो जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी इसी पर क्या हम रुकने वाले हैं? हमने क्या पढ़ा है? अपचायक पदार्थ भी बताना है और रिडक्सिंग एजेंट भी बताना है। तो अब यहाँ पर बताओ कि अपचायक पदार्थ क्या होगा? अपचायक पदार्थ, अपचयन कराने वाला पदार्थ। अपचयन इसका हुआ तो इसके अपचयन में किसकी भूमिका है? कार्बन की। तो ये पदार्थ हो गया कार्बन। और दूसरका आपका क्या हो गया? दूसरका क्या हुआ? ध्यान से समझो, ऑक्सीकारक पदार्थ बताना है। ऑक्सीकारक पदार्थ। तो ऑक्सीकारक पदार्थ में क्या होता है? तो ध्यान से बताइए, ऑक्सीकरण कराने वाला पदार्थ। तो कार्बन का इसमें हुआ है और जिंक ऑक्साइड इसके लिए क्या है? जिम्मेदार है। तो ये बता दीजिए। या आप क्या कर सकते हैं? जिसका अपचयन हुआ वो क्या होगा? ऑक्सीकारक पदार्थ, और जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो क्या हो गया? अपचायक पदार्थ हो गया। ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन अब इसी पर हम मज़ेदार एक बात बताते हैं कि जो हम बताए थे ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, तो उससे कैसे समझेंगे? अभी तो हम ऐसे पुरानी परिभाषा 10th में लगाकर समझ लेंगे, लेकिन जब आप जाएंगे 11th में और वहाँ ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा करेंगे तो समय लगेगा, और हो सकता है कि वहाँ सॉल्व भी ना कर पाएँ। तो इसलिए अभी से थोड़ा समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर देखो जिंक ऑक्साइड है, तो इसमें बताओ जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो जिंक को X मान लिए, ऑक्सीजन पर
-2 होता है बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया +2। तो यहाँ पर क्या है +2 है। और यहाँ कार्बन पर क्या होता है, हम बताए थे अगर वो मुक्त अवस्था में है, वैसे स्वतंत्र है, तो वहाँ पर क्या हो गया 0, कोई आवेश इस पर नहीं है। और यहाँ पर जिंक पर भी क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पर बताओ कार्बन की क्या होगी। अब यहाँ पर देखो कार्बन x और इस पर क्या है ऑक्सीजन पर -2, तो यहाँ पर क्या हो गया x बराबर 2 हो गया। अब इसमें देखो, हाँ अब इसमें देखो कि क्या होगा, यहाँ पर कार्बन क्या हो गया +2 हो गया। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ से इस पर जाएंगे और इससे इस पर जाएंगे। तो अब +2 से 0 जाने में यहाँ पर -2 की कमी हुई कि नहीं, +2 बड़ा है कि 0 बड़ा है, +2 बड़ा है, -2 की कमी हुई। और 0 से +2 जाने में +2 की क्या हुई, वृद्धि हुई। और हम बताए थे कि जब भी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो वो रिएक्शन आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तो आपका रिएक्शन क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको क्या कह देंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह दे रही है। चाहे ऐसे समझो चाहे पुरानी मेथड समझो, समझना है बस। अब यहाँ पर देखो आपका इसके बाद का एग्जाम्पल क्या है, इसको समझ लीजिए। तो आपका एग्जाम्पल है मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसको हम MnO2 को क्या कहते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, लिख लीजिएगा हिंदी। इसकी क्रिया किससे कराना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो यहाँ पर जानते रहिएगा MnCl2 मैग्नीज डाइक्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस और प्लस आपका क्या बनता है, जल बनता है। अब इसी को क्या करिए, बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो जल के लिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अगर हम 2 कर देंगे तो Cl क्या है, देखो 4 Cl है, 2 Cl 2 Cl, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर कर दिए। तो जब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन है, अर्थात ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो अब इसमें हमको क्या देखना है कि आपका ऑक्सीकरण कौन सा अभिक्रिया है और कौन सा रिएक्शन है। अब देखो MnA2 से, अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर आप क्या करिए, वो नियम लगाइए कि जैसे ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, उससे और भी आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो कि MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या हमको बताओ, इसको x माने, और 1 ऑक्सीजन पर -2, 2 ऑक्सीजन पर 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर +4 हो गया। और HCl में अगर हम किसका निकाल लें, यहाँ से हम किस पर जाएं, हाँ यहाँ पर मान लीजिए हम किसका निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन मान लीजिए गए, यहाँ पर इस पर Cl2 पर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करिए, Cl का निकालिए। तो जब Cl का निकालेंगे तो x हो गया और इस पर +1 होता है, बराबर किसके हो गया, 0, तो x बराबर -1 हो गया। तो Cl का -1 हो गया। और यहाँ पर MnCl2 में Mn का देखो, तो x -2 बराबर 0, Cl पर 1 माइनस, तो x बराबर 2 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, +2। और यहाँ बताओ Cl2 का क्या होगा, 0 होगा ना, Cl2 का यहाँ गैस के अवस्था में है तो 0 हो गया। तो अब हम MnO2 से कहाँ गए, MnCl2 पर, और HCl से कहाँ गए, Cl2 पर गए। तो इस कंडीशन में क्या बताओ, यहाँ पर 4+ था और यहाँ पर 2+ है, तो इसका मतलब -2 की क्या हो गई, कमी हुई है ना, अर्थात 4 में से 2 घटा देंगे तभी तो 2 आएगा। और इसके बाद यहाँ पर -1 है और यहाँ पर क्या हुआ, 0, तो इसका मतलब +1 की क्या हुई है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर +1 की वृद्धि, यहाँ पर -2 की कमी। और जब भी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, अर्थात अपचयन। तो यहाँ पर बताओ ये अभिक्रिया कौन सी होगी, MnO2 MnCl2 में अपचयित हो गया, अर्थात रिडक्शन हुआ। और यहाँ पर -1 से 0 गया, +1 की वृद्धि हुई, इसलिए ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। और यही टोटल दोनों अभिक्रिया मिलाकर आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहला देगा। अब इसमें बताओ आप ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीकारक पदार्थ। तो ऑक्सीकारक पदार्थ का मतलब क्या होता है? जिसका अपचयन हो। अपचयन किसका हुआ? MnO2 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? MnO2 हो जाएगा। और इसके बाद अपचायक पदार्थ में क्या होगा? अपचायक पदार्थ, रिडक्सिंग एजेंट। तो अपचायक पदार्थ का मतलब जिसका ऑक्सीकरण हुआ। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण किसका हुआ? HCl का हुआ। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो इतना क्या करिए, नोट करिए। अब इसके आगे बताया जाता है। अब इसमें देखिए हम क्या बता देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन बता देते हैं। वो पहले आप समझ गए हो टोटल। तो इसमें क्या होता है, अभी भी बताए थे कि ऑक्सीकरण में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो, निष्कासन हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, ह्रास हो। जैसे हम बता देते हैं कोई आपका यम मेटल है, धातु है, परमाणु है, कुछ भी है, अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाए और यहाँ पर क्या बना ले, M+ बना ले। और आपको पता होगा जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना ही उस परमाणु पर क्या आ जाता है, धनात्मक चार्ज आ जाता है। तो इस स्थिति में अगर हम माइनस इलेक्ट्रॉन एक निकाले हैं तो इधर जाएगा, क्या होगा, एक प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तब क्या होता है, ऑक्सीकरण रिएक्शन होता है। ऐसा इसलिए इस स्थिति में बताओ ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 0, और इस स्थिति में क्या है, +1 है। तो 0 से +1 जाएंगे तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी, वृद्धि। और जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। समझ गए? अब जैसे इसी में उदाहरण ले लिए, सोडियम से Na+ गए। जैसे आपसे पूछ ले कि हम सोडियम से सोडियम प्लस आयन बनाएंगे तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, तो यहाँ पर देखो 0, यहाँ पर +1, तो वृद्धि हुआ, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या। और ये तब बनेगा जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ से जैसे हम कॉपर से कॉपर 2+ पर गए तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तभी 2+ आया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीकरण। यहाँ पर Mg से हम Mg2+ गए, तब भी आपका क्या होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर +1। तो ये सब सारे रिएक्शन क्या कहला देते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्यागना आपका रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और अपचयन में हम समझते हैं तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अपचयन। जैसे आपका यहाँ पर क्या हो गया, मान लीजिए M है, कोई मेटल, धातु, परमाणु तत्व कुछ भी है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो यहाँ पर क्या बनाएगा, M- बनाएगा। जैसे कोई भी तत्व जो है जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर जानते रहिएगा नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो इस स्थिति में बताओ ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ पर क्या है, आवेश -1 है। तो 0 से -1 जाएंगे तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही, कमी हो रही है। और जब कमी होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, अर्थात अपचयन कहते हैं। अब इसमें जैसे जानते रहिएगा, जैसे हम यही जो है रिएक्शन Na+ से सोडियम पर जाएं तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराना पड़ेगा, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्लस को मार देगा और Na बना लेगा। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, इसलिए ये क्या कहला दिया, अपचयन कहला दिया। अब यहाँ पर देखो Cl2 से हम 2Cl- बना दे तो यहाँ पर 0 था, यहाँ पर -1 था, तो कमी हो रहा है, तो ये भी क्या हुआ, आपका अपचयन हुआ। तो इस प्रकार से आप क्या समझ सकते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, अपचायक पदार्थ क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है, और कौन सा पदार्थ किसमें अपचयित हो रहा है। ये सब पूरी जानकारी हम जो है इसमें दे दिए हैं। और जितना हम आपको बता दिए हैं इसके बाहर जो है ऑक्सीकरण और अपचयन में से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इस बोर्ड लेवल 10th लेवल के अलावा भी जब आप कंपटीशन का पेपर देंगे तब भी आपके अंदर आत्मविश्वास, कहते हैं कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए अगर कोई नया है, जैसे नए होंगे तो लगातार इससे बने रहिए चैनल को, और आप क्या करिए, पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। केवल एक ही एम अपने लाइफ में रखिए कि हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट।